नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल स्टडी विद विनोद में। दोस्तों, थोड़ा व्यस्तता के कारण मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया, इसलिए आज शुरू कर रहा हूँ। तो आज के बाद हम कंटिन्यू शुरू करेंगे, ठीक है। इससे पहले हमने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ा था, उसके विभिन्न पुरातन स्थल, उनकी विशेषताएँ और सिंधु घाटी सभ्यता का पतन कैसे हुआ। आज हम एक नया और टॉपिक लेके आए हैं, वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। इसका टाइम पीरियड है 1500 BC से 600 BC। इसको हम दो कालखंडों में बांटते हैं, ऋग्वैदिक काल इसका टाइम है 1500 से 1000 BC और उत्तर वैदिक काल, लेटर वैदिक एज, उत्तर वैदिक काल, इसका टाइम पीरियड है 1000 BC से 600 BC। ठीक है दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि ऋग्वैदिक सभ्यता का वैदिक सभ्यता का जो उदय हुआ है वो आर्यों के द्वारा किया गया। ऐसा माना जाता है कि 2000 BC के आसपास मध्य एशिया में भारतीय समुदाय की भाषा बोलने वाले लोगों का समूह चारे की तलाश में इधर उधर भटक रहा था और उनमें से एक समूह ईरान, इराक और अफ़गानिस्तान होते हुए भारत के सप्तसेंधव प्रदेश में आकर के बसा। उसके बाद ब्रह्मवर्त, उसके बाद मध्य देश और उसके हिसाब से पूरे देश में फैल गया। ठीक, आर्य क्या थे, एकदम आर्य सभ्यता एकदम ग्रामीण सभ्यता थी। इससे पहले हमने जो सिंधु घाटी की सभ्यता पढ़ी थी वो नगरीय सभ्यता थी, पूर्णतः विकसित सभ्यता थी। इतिहासकार एक मत नहीं है कि जो आर्यों का मूल निवास है वो कहाँ है। कई लोग इसको मध्य एशिया से जोड़ते हैं, कई लोग तिब्बत से जोड़ते हैं, कई लोग जर्मनी, डैन्यूब घाटी, अलग अलग इतिहासकारों का अलग अलग मत है। तो हम यहाँ पर पहले ये डिस्कस करते हैं कि किस इतिहासकार ने क्या मत दिया है कि आर्यों का मूल निवास कहाँ था। दूसरी बात, एक और बात यहाँ पर कंफर्म कर लेना, आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ। आर्य का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो है श्रेष्ठ, और ये किसी जाति धर्म के आधार पर नहीं बल्कि भाषाई आधार पर, ठीक है, भाषाई आधार पर इसको श्रेष्ठ माना जाता है। मध्य एशिया मानते हैं मैक्स मूलर। मैक्स मूलर का मानना है कि आर्य जो है मध्य एशिया से आए थे। ठीक है, तो ये मत है मैक्स मूलर का। हम अलग अलग मत लिख देते हैं क्योंकि एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि किसका मत क्या है, ठीक है, या मैच करने के लिए दे देंगे मैक्स मूलर। ठीक है, इसके बाद है उत्तरी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव ये है बाल गंगाधर तिलक का मत। बाल गंगाधर तिलक मानते हैं कि आर्यों का मूल निवास स्थान कहाँ है, उत्तरी ध्रुव है। ठीक है, सप्तसेंधव प्रदेश, सप्तसेंधव प्रदेश मानना है अश्विनी चंद्र दास का। अश्विनी चंद्र दास कहते हैं कि आर्यों का मूल स्थान कहाँ है, अश्विनी चंद्र दास, मूल स्थान सप्तसेंधव प्रदेश है, ये अश्विनी चंद्र दास का मानना। तिब्बत, ये कहते हैं दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती का मत है कि जो आर्यों का मूल निवास है वह है तिब्बत। जर्मन बोलते हैं पेकन एवं हर्ट, जर्मनी। पेकन एवं हर्ट का मत है कि आर्यों का मूल निवास कहाँ था, जर्मनी था। ठीक है, डैन्यूब घाटी, डैन्यूब घाटी, डैन्यूब नदी जो है, डैन्यूब घाटी गाइल्स का। ये तो थे कि आर्यों का मूल निवास। संबंधित मत, ठीक है, से संबंधित मत। ये एक और नोट करने वाली चीज़ है, जो उत्तरी ध्रुव की बात बाल गंगाधर तिलक करते हैं, वो अपनी पुस्तक आर टी होम
ऑफ द आर्यंस में कहते हैं। ये आर्टी होम ऑफ द आर्यंस, ये है बीजी तिलक। इसमें वो ये कहते हैं कि आर्यों का मूल स्थान कहाँ है, उत्तरी ध्रुव में। ठीक है, इसके बाद है आर्यों का जो आने का क्रम है, कैसे कैसे आए थे, इसको हम थोड़ा समझा देते हैं आपको कैसे कैसे आए थे। सबसे पहले वो आए थे मध्य एशिया। मध्य एशिया उनका मूल स्थान हो गया। यहाँ से आए हो ईरान, फिर इराक, और सप्त सिंधु प्रदेश, ठीक। कई बार पूछ लेते हैं इसको, क्रम को उल्टा सीधा कर करके वो बोल दें कि आर्यों का आने का क्रम सजाइए, सही क्रम वाइज लगाइए कि कैसे कैसे वो आए थे। उसके बाद है ब्रह्मवर्त देश, ब्रह्मवर्त। उसके बाद है ब्रह्म ऋषि देव, इसको ऐसे कर देते हैं ब्रह्म ऋषि देश, ब्रह्म ऋषि देश। ठीक है, ये कुरुक्षेत्र या दिल्ली के आसपास का क्षेत्र है। ठीक है, ब्रह्म ऋषि देश, गंगा यमुना का मैदान जो आधुनिक है, गंगा यमुना का मैदान। ठीक है, ये उस समय इसको ब्रह्म ऋषि देश कहते थे, अब आज की डेट में गंगा यमुना का मैदान है। मध्य देश, ये आधुनिक मध्य प्रदेश है, एमपी। और उसके बाद संपूर्ण आर्यव्रत में, यानी कि भारत में, आर्यव्रत यानी संपूर्ण भारत में। ये आर्यों का आने का क्रम है, इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कई बार ये पूछा जाता है। इसके बाद हम आते हैं वैदिक काल पे। ये तो था आर्यों की पृष्ठभूमि क्या है, कहाँ से आए हैं, कैसे आए हैं। इसके बाद हम अपने मूल उस पर चलते हैं, ऋग्वेदिक काल। वैदिक सभ्यता को जानने के हमारे पास क्या स्रोत हैं जो हमें वैदिक सभ्यता के बारे में जानकारी देते हैं। तो इसमें है वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। इसको वेदांत भी कहते हैं, वेदांत यानी कि वेदों का अंत, अंतिम भाग। ठीक, अब इसको एक एक करके डिस्कस करेंगे। पहले वेद पढ़ेंगे, वेदों के 4 वेदों के बारे में पढ़ेंगे, उसके बारे में क्या क्या है, फिर ब्राह्मण पढ़ेंगे, फिर आरण्यक और फिर उपनिषद। ठीक है, तो पहले है वेद। वेदों की संख्या 4, वेदों की संख्या 4। कौन कौन से हैं? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। अब हम प्रत्येक वेद को पढ़ेंगे। पहले वेद को पढ़ेंगे, फिर ब्राह्मण, फिर आरण्यक, फिर उपनिषद। ठीक है, ऋग्वेद। ठीक है, ऋग्वेद ये सबसे प्राचीन वेद, सबसे प्राचीन वेद। ठीक है, इसमें छंद, मंत्र, सूक्त और प्रार्थनाएं हैं। ऋग्वेद में छंद छंद, मंत्र, सूक्त और प्रार्थनाएं हैं। ठीक है, ये चीजें हैं। सूक्तों की संख्या है 1028। सूक्तों की संख्या
1028। मंत्रों की संख्या 10,462। मंत्रों की संख्या है 10,462। मंडल है 10। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं और 10,462 क्या है मंत्र हैं। मंडल 10 हैं, मंडल 2, मंडल 3, मंडल 4, 5, 6 और 7 ये प्राचीन मंडल हैं, इंपॉर्टेंट है। ये प्राचीन मंडल है। मंडल 1, 8, 9 और 10 ये बाद में जोड़े गए। ठीक है, जो प्राचीन मंडल है ये भी पूछा जाता है। ठीक है, प्राचीन मंडल है और उनकी रचना किस किस ने की है, मंडलों की रचना किसने की है। मंडल 2, ठीक है, मंडल 2 इसकी रचना किसने की है, धृत समंतु ने, धृत समंतु। ठीक है, मंडल 3 की रचना किसने, विश्वामित्र ने। विश्वामित्र, ठीक है, यहीं पर नोट कर देंगे। ठीक है, नोट करके लिखेंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, गायत्री मंत्र का उल्लेख इसी उसमें है, इसी मंडल में। गायत्री मंत्र का उल्लेख मंडल 3 में है, जिसकी रचना कौन कर रहा है, विश्वामित्र कर रहा है। ठीक है, मंडल 4 की रचना किसने की है, वामदेव ने। मंडल 5 इसकी रचना की है अरित्र ने। यही पूछे जाएंगे परीक्षा में, 1, 8, 9, 10 नहीं पूछे क्योंकि बाद में जोड़ेंगे तो इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, मंडल 6 की रचना की है भारद्वाज ने। और मंडल 7 इसकी रचना की है वशिष्ठ ने। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किस मंडल की रचना किसने की है और कौन उसका हुआ है। गायत्री मंत्र सबसे इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको अलग अलग करके नोट करके मैंने अलग करके लिखवा दिया है कि गायत्री मंत्र का उल्लेख किस मंडल है, तो ऋग्वेद के 3रे मंडल में, जिसकी रचना किसने की है, विश्वामित्र ने। इसके अलावा कुछ महिलाओं ने भी ऋग्वेद में योगदान दिया है। ठीक है, तो महिलाओं की संख्या अपाला, घोषा, विश्वतरा, ये कुछ महिलाएं हैं जिन्होंने ऋग्वेद में मंडलों की रचना की है। मैं इसको डिटेल में इसलिए नहीं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा रहा हूँ, तो ये इतना ही पूछा जाता है जीएस में। ठीक है, जनरल स्टडी में, चाहे पुलिस का दे रहे हैं, चाहे आप एसआई का दे रहे हैं, चाहे आरओ का, चाहे एआरओ का, उन सब में जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से यही